Good morning, guys. So we are about to start with our lecture. लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 1 चैप्टर 1 जो डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोग सेक्शन 80 डिस्कस कर रहे थे एंड उसके अंदर वी आर ऑलरेडी डन डिस्कसिंग अबाउट फ्यू थिंग्स लाइक अरेस्ट विदाउट वारंट, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. सो 1.4 वाला जो हम लोगों का टॉपिक था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट फ्रॉम एनी प्लेस लाइक अ पब्लिक प्लेस और अदरवाइज. सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि सेक्शन 80 जो है उसके अंदर डीएसपी या उसके अबव जो रैंक वाले जो पुलिस ऑफिसर्स है, दे कैन अरेस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन एफआईआर. और एफआईआर का प्रोसीजर सेक्शन 154 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफाइंड है. तो उसके बेस के ऊपर दे कैन अरेस्ट समवन विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, right? So we don't require any warrant to arrest, but it is only possible if that XYZ person is at public place and at same point of time उसका जो crime है, if that crime comes under a cognizable offense, then only this is possible. अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहां पे फिर आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर करना पड़ेगा, राइट? एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि पब्लिक प्लेस, ये जो वर्ड है यहाँ पे, दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज अगर जो ऑफेंडर है या जो क्रिमिनल है, इफ इज नॉट ऑन अ पब्लिक प्लेस, तो सेक्शन 80 के जो पावर्स है वो नहीं मिल पाते हैं. देन वी रिक्वायर्ड अगेन अ परमिशन टू अरेस्ट समवन फ्रॉम दैट प्राइवेट प्लेस. पब्लिक प्लेस का मतलब होटल, मॉल्स, ये सारे पब्लिक प्लेस हो गए. प्राइवेट प्लेस मतलब ऑफिस है, कॉलेज है, घर है उसका, सो दैट इज अ प्राइवेट प्लेस. सो यहाँ पे वो वाला पॉइंट देखा था. एंड ओके, 1.5 वाला टॉपिक हुआ था क्या हम लोगों का? एनी वन? आर वी डन विद 1.5 गाइज? हेलो? ओके. सो 1.5 में अगर आप देखेंगे, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट. मतलब अगर सेक्शन 80 यूज करके आप अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो टाइम पे वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड नॉट हैपन कि आप वो दिए गए पावर्स को मिसयूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, टू मेन पॉइंट्स आर गिवन हियर. So, as you can see here, two main points are given. The power of arrest without warrant is given in a high rank police officer. मतलब जो अपने ड्यूटी को बहुत प्रॉपरली समझ पाते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हीं को हम लोग ये पावर दे रहे हैं, हर किसी को नहीं दे रहे. दैट्स फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड, उसके आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं? या फिर कोई ऑफिसर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंटेड रहेगा. ऑन द बेसिस ऑन विच यू आर अरेस्टिंग अ सस्पिशियस शुड बी अ रीजनेबल. रीजनेबल मतलब आपके पास एक प्रॉपर एफआईआर होना चाहिए और उसका क्राइम जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के कैटेगरी में आना चाहिए. इफ इट डज नॉट कम्स अंडर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन दैट्स नॉट अलाउड. और उसके आगे, पावर ऑफ अरेस्ट इज गिवन टू हाई रैंक ऑफिसर दैट आर नॉट बिलो डीएसपी. ये हम लोगों ने पढ़ा ही है. द ग्रांट ऑफ पावर टू अरेस्ट हाई रैंक ऑफिसर्स एनहांस द क्रेडिबिलिटी. मतलब हम लोगों ने हाई रैंक ऑफिसर्स को पावर इसके लिए दिया है कि वी थिंक कि हाई रैंक ऑफिसर्स जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और बेटर वे में समझते हैं, तो वो ये पावर को मिसयूज नहीं करेंगे एटलीस्ट. बराबर है. अगर मैं लोअर रैंक ऑफिसर्स जो है उनको भी अगर मैं दूंगा एंड दे माइट मिसयूज दिस पावर, सो ये जो सेक्शन 80 इसका बहुत ज़्यादा वायलेशन हो जाएगा. सो टू प्रोटेक्ट इट एंड उसका उसका मिसयूज मिनिमम हो, इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम लोगों ने ये पावर दिया है. देन उसके आगे क्या बोला है? द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डील विद द ट्रेडिशनल क्राइम इज नॉट सफिशिएंट, सो इट शुड बी सूटेबल टेलर टू स्टैंड अप चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम. मतलब आज के टाइम पे हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसे कुछ सर्टन और पावर्स की ज़रूरत है, बिकॉज हमेशा अगर कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है और वो टाइम पे अगर किसी को अगर हम लोगों को विदाउट वारंट अरेस्ट करना है और वहाँ पे वो टाइम पे डीएसपी या उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स अवेलेबल रहेंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है. तो अगर आप देखेंगे ना तो ये उसका एक ड्रॉबैक भी है कि अभी अभी अगर कोई एक साइबर क्राइम रजिस्टर हुआ है और वो जो रजिस्टर हुआ वो डीएसपी के नीचे उसके
लोअर रैंक का जो ऑफिसर है उसने ये केस रजिस्टर किया है, एफआईआर रजिस्टर किया। अब उसको पता है कि ओके क्रिमिनल अभी पब्लिक प्लेस पे है, हम लोग यहाँ से ही क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रैंक जो है वो डीएसपी से लोअर रैंक है, तो एज पर द रूल वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। और अगर जो क्रिमिनल है उसको अगर पता चलता है कि बहुत जल्दी अगर पुलिस अरेस्ट करने वाला है उसको, तो अरेस्ट होने के पहले ही कैन इजीली वाइप आउट दी प्रूफ और जो भी एविडेंसेस है उसके अगेंस्ट, सो दैट आल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये एक उसका डिसएडवांटेज भी दिया गया है कि अगर हम लोग बहुत हाई लेवल ऑफिसर्स जो है डीएसपी या उसके ऊपर के ऑफिसर्स को ये पावर दे रहे हैं, और अगर बाई चांस अगर कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई एक पर्सन को अरेस्ट करना पड़ेगा, और वो जो पर्सन को हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन अगर वो पर्सन अगर पब्लिक प्लेस पे है, लेकिन जो ऑफिसर है वो डीएसपी या उसके ऊपर के रैंक का नहीं है, देन ही कैन नॉट अरेस्ट, सेक्शन 80 वहां पे इनहेरिट ही नहीं होगा, बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही दिया, इट मे हैपन ड्यू टू इनविजिबिलिटी ऑफ अ साइबर क्रिमिनल दैट समटाइम्स एन इनोसेंट मे फॉल टू द नेट ऑफ डीएसपी। मतलब जैसे अभी समझो कि कोई एक साइबर कैफे, वहां से क्राइम अटेम्प्ट हुआ है, तो अभी जो पर्सन वहां से वो क्राइम अटेम्प्ट करके गया वो तो गया, लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, हम लोग अरेस्ट किसको करेंगे, जो साइबर का वो साइबर कैफे का जो ओनर है उसको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर किसी का एक प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क यूज करके किसी ने एक क्राइम अटेम्प्ट किया, और हम लोग अरेस्ट किसको कर रहे हैं, जिसको वो वाईफाई बिलोंग करता है उसको। So the IT professional are effective to find out the innocent people and criminals. So this is also a measure to check on the potential misuse of this power. अब नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, द लॉ मेकर हैव ऑल्सो नॉट लिस्टेड आउट मेनी साइबर क्राइम्स। मतलब बहुत सारे जो ऐसे फ्रॉड्स है ना, सारे अभी तक प्रॉपरली यहाँ पे ऐड नहीं किए गए, या फिर टाइम टू टाइम हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, बराबर है। सो अभी यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम हम लोगों ने बहुत सारे जो क्राइम्स है ना फिजिकल वर्ल्ड में जैसे होते हैं ना, वैसे वर्चुअल वर्ल्ड में भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने इंडियन पीनल कोड जो है वहाँ के बहुत सारे क्राइम्स जो है वहाँ से जो जो बहुत सारे फिजिकल क्राइम्स हो सकते हैं उसको हम लोगों ने वर्चुअल वे में भी ऐड किया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हो सकते हैं। जैसे आई कैन से कि अगर कोई एक एक्सवाइजी पर्सन है जिसने एक एमएमएस इंटरनेट पे स्प्रेड कर दिया, और जो लड़की का वो एमएमएस था उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे जो केस आता है वो मर्डर केस हो गया, बट बराबर है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, और उसके साथ में मेंटल हरासमेंट हो गया, और उसके साथ में एक इमेज स्पॉइल करना हो गया, प्राइवेसी वायलेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ आईटी एक्ट पिक्चर में नहीं आएगा, आईटी एक्ट के साथ में हम लोग इंडियन पीनल कोड के आईपीसी बोलते हैं, आईपीसी के जो दूसरे जो प्रोविजंस है ना उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। ओके, नाउ लेट मी जस्ट गिव यू सम ब्रीफ आइडिया अबाउट आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। अब देखो ये जो है ना 1860s में बना है। आपने आमिर खान का मंगल पांडे मूवी अगर सुना देखा रहेगा, तो उसमें क्या बताया, दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, बोलते हैं हम लोग 1857 का जो वॉर था दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो उसका मतलब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इंडिया में, वो जो लोगों को बहुत ज़्यादा हरास कर रहा था उसको हटा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया इंडियन टेरिटरी। सो मतलब अभी डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन जो है वो रूल करने वाला था यहाँ पे। अब ब्रिटिश क्राउन जो रूल करने वाले थे यहाँ पे, तो वो ब्रिटेन में जैसे अपने एक प्रॉपर गवर्नमेंट्स चलाते थे, जहाँ पे उनके पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता था, एक रिटर्न कोड बुक होता था, वैसा ही उन्होंने इंडिया में अप्लाई करने का ट्राई किया। तो इंडिया में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंडिया में उन्होंने क्या देखा, प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई मुस्लिम है तो उनके जो रिलीजियस हेड है वो बेसिकली वो टाइम पे पनिशमेंट का डिसीजन करते थे। और वो पनिशमेंट का डिसीजन कैसे करते थे, मुस्लिम रिलीजन के जो रिलीजियस बुक्स होते हैं उसके अंदर डिफाइन रहेगा कि ओके अगर किसी ने अगर ये काम किया, ऐसा कुछ क्राइम किया, तो उसके लिए ये पनिशमेंट है। सेम वे हिंदू जो लोग हैं उनके लिए भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट है जिसके अंदर डिफाइंड है कि ओके अगर ऐसा कुछ क्राइम किया तो उसके लिए ये पनिशमेंट हो सकते हैं। आपने देखा रहेगा हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स या ऐसे कोई रिलीजियस बुक्स जो पढ़ते हैं उसके अंदर दिया रहता है कि अगर आप किसी को अगर हरास करते हैं, चोरी करते हैं, तो आपको ऐसा पनिशमेंट हो सकता है। तो वैसे ही रूल बुक्स फॉलो करके वो टाइम पे पनिशमेंट मिलते थे लोगों को। अब
प्रॉब्लम ये था कि हर एक जो रिलीजन है उनके अलग से अपने रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे, उनके अलग से अपने रिलीजियस पनिशमेंट हुआ करते थे। तो अब वो टाइम पे जो यहाँ पे जो मेन हम लोगों के स्टेट हेड आए ब्रिटिशर्स के साइड से जो अपॉइंट हुए, बराबर है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सारे जो रिलीजन है, जैसे हिंदू है, सिख है, पारसी है, मुस्लिम है, वो सबके रिलीजियस हेड को बुलाया और उन्होंने बोला कि ओके, आपके रिलीजियस टेक्स्ट में हर एक जो इंडिविजुअल पनिशमेंट के लिए क्या, इंडिविजुअल क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट लिखा हुआ है, आप मुझे लिस्ट आउट करके दो। उसका हम लोग एक कॉमन कोड बुक या रूल बुक बनाएंगे, पनिशमेंट बुक बनाएंगे। बिकॉज उसके पहले क्या हुआ करता था, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम का जो अलग से रूल बुक होता था उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा, अगर हिंदू है तो हिंदू का रूल बुक के हिसाब से, अगर पारसी है तो उसके रूल बुक के हिसाब से मिलेगा। तो हर किसी का रिलीजन के हिसाब से अलग अलग पनिशमेंट हुआ करता था। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते रहेंगे, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपने अगर ये स्पेसिफिक क्राइम किया है तो यही पनिशमेंट होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना, वो 1860 से ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, जब उन्होंने सारे रिलीजियन के हेड को बुलाया और उनके रूल बुक में अलग अलग पनिशमेंट के लिए क्या पनिशमेंट्स दिए हुए, अलग अलग क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट्स दिए हुए, उसको कॉमनली फिल्टर आउट किया और उसके बेस के ऊपर एक कॉमन रूल बुक या एक कॉमन पनिशमेंट बुक बना दिया, जिसमें अब ये डिफाइंड है कि ओके, चोरी करेंगे तो कंफर्म यही पनिशमेंट होगा। बाद में चाहे आप हिंदू रिलीजन के हो, क्रिश्चियन रिलीजन के हो, मुस्लिम हो या और कोई रिलीजन हो, लेकिन कंपलसरी अगर इंडिया में अगर आपने सपोज चोरी किया तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट जो डिफाइंड है वो इंडियन पिनल कोड के अंदर डिफाइंड है। आपने बहुत बार सुना रहेगा आईपीसी धारा, ये वो न्यूज़ में आता है, मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, तो वो सब इसके थ्रू डिफाइंड है। ओके, नाउ आईपीसी जो है ना वो इंडियन सिटीजन्स के ऊपर, इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। तो अब इंडिया का मतलब क्या है, हम लोग जैसे अगर गूगल मैप देखते हैं तो गूगल मैप में दिया रहता है ना, जो हम लोगों को पता चलता है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम लोग जो इंडिया बोलते हैं, दैट इज नॉट इंडिया। मतलब जब अगर हम लोग रूल में, लॉ के हिसाब से जब अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो आईपीसी कहाँ पे अप्लाई होगा, आईपीसी वहां पे अप्लाई होगा जहां पे इंडिया है। इंडिया का मतलब जहां पे इंडियन सिटीजन्स रहते हैं ना, वहां पे आईपीसी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा रहेगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि कोई इंडियन सिटीजन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है या वो यूएस में है या और कोई कंट्री में, और वहाँ पे उनके ऊपर कोई क्राइम अटेम्प्ट होता है। तो अभी वो क्या करेंगे, वो बहुत बार दे बेसिकली आस्क इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प देम, और इंडियन गवर्नमेंट उनको कौन से बेसिस पे हेल्प करेगा, दे बेसिकली हेल्प देम बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक पॉइंट्स। क्लियर है? सो अगर सपोज कोई इंडियन सिटीजन है, उसको फॉरेन कंट्री में अगर कहीं पे कोई क्राइम होता है तो वो टाइम पे दैट पर्सन कैन रजिस्टर केस बेस्ड ऑन दिस कि अगर मेरे साथ अगर ये क्राइम हुआ है कंट्री में एंड आई एम इंडियन सिटीजन, तो इंडियन सिटीजन के पास आईपीसी के प्रोविजंस, आईपीसी का पावर है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन फाइल अ केस। ठीक है? सो जहां जहां पे इंडियन सिटीजन है वहां वहां पे आईपीसी अप्लाई होगा, जहां पे इंडियन सिटीजन नहीं है वहां वो इंडिया नहीं है। ठीक है? इन शॉर्ट ये याद रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज के अपने खुद के हर एक कंट्री के अपने खुद के आपने देखा रहेगा क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बेसीज, हर एक कंट्री के अपने खुद के एम्बेसीज होते हैं। सो अब सपोज इंडिया में अगर पाकिस्तान एम्बेसी है तो पाकिस्तान को हम लोगों ने एक स्पेसिफिक लैंड जो है ना वो बहुत सालों के लिए रेंट पे दिया है, वहां पे अभी उनका फ्लैग लगा हुआ है, उनका फ्लैग है, उनके कोई लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो अभी अगर वो जो उनका एम्बेसी का जो टेरिटरी है उसके अंदर अगर कुछ क्राइम होता है, उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो टाइम पे हम लोग इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, बिकॉज वो टेरिटरी हम लोगों ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। वो अभी आपस में एक दूसरे को मारे काटे कुछ भी करे, सो वो टाइम पे वो रूल या उनका जो लॉ रहेगा उनके हिसाब से वो काम करेंगे। ठीक है? एक्सेप्ट कि वो पाकिस्तान एम्बेसी में जो कुछ क्राइम होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसमें इंडियन सिटीजन अगर हर्ट होता है, इंडियन सिटीजन्स को अगर प्रॉब्लम होता है, दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट विल कम इन पिक्चर एंड दे विल टेक एक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पीनल कोड। ठीक है? ये प्रोविजंस यहाँ पे फॉलो होंगे। सो याद रखो,
हम इंडियन पीनल कोड कभी अप्लाई होगा जहाँ जहाँ इंडिया पे अप्लाई होगा। इंडिया मतलब फिजिकल मैप पे जो हम लोग इंडिया देखते हैं वो नहीं, जहाँ जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स रहेंगे दैट इज इंडिया। और उनके ऊपर अगर कुछ क्राइम होता है या वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो वो टाइम पे वी कैन पनिश दोज इंडियन सिटीजन्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन पीनल कोड। अब इंडिया में वी हैव मैनी मल्टीपल एम्बेसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और वो एम्बेसीज में उनका फ्लैग लगा हुआ है, तो जब तक वो एम्बेसीज में अगर कुछ क्राइम होता है उसमें इंडियन सिटीजन इन्वॉल्व नहीं है या वो क्राइम इंडियन सिटीजन्स के ऊपर नहीं होता है, मतलब कहाँ पे भी अगर इंडियन सिटीजन्स अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उनको अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो वो टाइम पे भी आईपीसी अप्लाई नहीं होगा। बराबर है, वो एम्बेसीज में इंडिया में जो अलग अलग एम्बेसीज है अलग अलग कंट्रीज के उसकी बात कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम लोगों ने जो जम्मू JNK को जो इंडिया में मर्ज कर दिया, जो पहले अलग एक पार्ट हुआ करता था, आपने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुना रहेगा। तो अब स्टार्टिंग में जब वो इंडिया में मर्ज नहीं हुआ था तब तक कश्मीर के अंदर रणवीर पीनल कोड नाम से उनके पनिशमेंट पैटर्न्स चलते थे, वहाँ पे आईपीसी अप्लाई नहीं होता था, याद रखो। लेकिन जब से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को इंडिया में मर्ज कर दिया तब से अब वहाँ पे रणवीर पीनल कोड जो है वो ख़त्म हो गया। नाउ इट ओनली वर्क्स लाइक इंडियन पीनल कोड ही वहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली वहाँ पे अप्लाई हो गया। सो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल टेरिटरी लाइक अदर स्टेट्स। सो जो आईटी क्राइम्स अगर आईटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते वो सबको हम लोग आईपीसी के थ्रू लेके आते हैं, मतलब एक साथ दो टाइप के क्राइम्स, दो टाइप के केसेस आपके ऊपर अप्लाई होंगे, जो भी क्रिमिनल्स होंगे उसके ऊपर, एक विथ रिस्पेक्ट टू आईपीसी एंड वन विथ रिस्पेक्ट टू आईटी एक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, साइबर क्राइम विच आर नॉट कवर्ड बाय आईटी एक्ट, वो हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए हाई रैंक ऑफिसर्स को लाएंगे, जो दे विल टेक हेल्प ऑफ इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सबका हेल्प लेके वो एक प्रॉपर केस फाइल करेंगे। नाउ यहाँ पे अभी बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे आईटी क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके पास टेक्निकल ऑफिसर्स भी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, द पुलिस शुड रिक्रूट आईटी ऑफिसर इंस्टेड ऑफ गिविंग ट्रेनिंग टू एग्जिस्टिंग ऑफिसर। मतलब जो सालों से है आपके पास, जिनको आईटी कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है लाइफ में, उससे बेटर आप एक जो कंप्यूटर इंजीनियर है जिसने 5-6 साल बहुत मेहनत से कंप्यूटर्स या आईटी के बारे में पढ़ा है, आप उनको अपॉइंट करो एज अ ऑफिसर्स। सो उनको ज़्यादा नॉलेज है। आप किसी को 6 महीना ट्रेनिंग देके 6 साल का जो डिग्री उन्होंने इंजीनियरिंग का लिया है उतना नॉलेज नहीं दे पाओगे, और फिर भी उनको नहीं समझेगा बहुत सारी चीज़ें, और उनको टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ों से देखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, एंड इट टेक्स एफर्ट्स, इट टेक्स टाइम। और बहुत बार जो लोगों को आईटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, जिनको कंप्यूटर ढंग से चलाने नहीं आ रहा, आप उसको 6 महीने का ट्रेनिंग देके भी आईटी ऑफिसर्स नहीं बना सकते। सॉरी। नाउ नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, अनदर अटैक डन बाय क्रिटिक्स अगेंस्ट सेक्शन 80 इज against the world reasonably is suspected. The critics thinks it is that it is loose, subjective and hence it is exposed for misuse. So मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग कोई क्रिमिनल को अरेस्ट करने का ट्राई करते हैं, जब सेक्शन 80 के पावर्स के थ्रू हम लोग उसको अरेस्ट नहीं कर पाते। इट मे बी पॉसिबल ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। पुलिस ऑफिसर्स को कभी समझ में ही नहीं आता है कि ये स्पेसिफिक जो पर्सन है ये क्रिमिनल हो सकता है, नहीं हो सकता, और अगर वो क्रिमिनल है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ रहा है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। ओके, नेक्स्ट इज 1.6 अरेस्ट फॉर अबाउट टू कमिट एन ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट। क्या है ये देखते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज 1.6 अरेस्ट फॉर अबाउट टू कमिट एन ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो ये ड्रैकोनियन लॉ है, मतलब बहुत बार हम लोग इसको मिसयूज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, सेक्शन 80 के अंदर वी हैव पावर, सॉरी, पुलिस ऑफिसर्स हैज गॉट द पावर टू अरेस्ट सम पीपल हु दे थिंक दे आर अबाउट टू कमिट सम क्राइम। जैसे सपोज कि अगर वी हैव सम टेररिस्ट जो इंडिया के अगेंस्ट या इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई क्राइम करने वाला है, और उसके पहले हम लोग उनको अरेस्ट कर लेंगे, मतलब उन्होंने ऐसा कोई प्लानिंग किया था जहाँ पे वो इंडियन गवर्नमेंट या जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनके कुछ अकाउंट्स या कुछ, या उनके जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, सेक्शन 80, सिटीजन्स कैन बी पेनलाइज्ड ऑन अबाउट टू कमिट एनी ऑफेंस। और तो ये जो है यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है,
ब्लैक लॉ डिक्शनरी है। अब ये ब्लैक लॉ एक अलग से जैसे हम लोग का इंग्लिश डिक्शनरी आता है वैसे लॉ टर्म्स के लिए भी डिक्शनरी आता है। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अबाउट टू कमिट जो है वो एक क्वांटिटी, नंबर एंड नियर इन टाइम, क्वालिटी और ए डिग्री। मतलब वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। जैसे समझो कि अगर बॉम्ब प्लानिंग किया है और हम लोग को पता चल गया कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, तो वो क्या हो गया, अबाउट टू कमिट। मतलब हम लोग ये वेट नहीं करेंगे कि वो क्राइम करेंगे बाद में हम लोग उनको पनिश करेंगे, नहीं। ऐसा कुछ क्राइम अगर आपने प्लान भी किया है, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। सो अबाउट टू क्राइम वर्ड इम्प्लाइज प्री प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। तो अभी वो जो फिजिकल वे में आप करने वाले थे वही सेम अगर आप वर्चुअल वे में करने वाले हो, तो वो टाइम पे भी हम लोग सेक्शन 80 इनहेरिट करके उसके प्रोविजंस या उसके पावर से किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस थिंग वर्क्स। देर आर मेनी चांसेस दैट इनोसेंट पीपल कैन बी पुट बिहाइंड द बार ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग अबाउट टू कमिट एन ऑफेंस। सो ये बहुत बार हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, इफ अ पर्सन इज विजिटिंग अ वेबसाइट विच इज गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू हैक अ वेबसाइट। अब हाउ टू हैक अ मतलब अगर हम लोग एथिकल हैकिंग का कोर्स सीख रहे हैं सपोज, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आके मुझे अरेस्ट कर लेगा कि ओके आप हैकिंग करने का प्लान कर रहे हो ऑन XYZ वेबसाइट। सो ये हो सकता है। दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड ऑन एलिगेशन कमिटिंग हैकिंग अंडर सेक्शन 66 ऑल्दो ही इज रिव्यूइंग फॉर फन। सो ये मिसयूज हो गया। ठीक है, इफ अ पर्सन इज विजिटिंग अ पॉर्न साइट फॉर हिज पर्सनल व्यूइंग and sending mail to his friend about the website, he can be arrested under section 67 for transmitting obscene material. So जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने क्या बोला था कि ब्राउजिंग porn content is not a crime in India, but spreading or sharing those content or providing those content to someone else, that's a crime. So अगर मैं वेबसाइट क्रिएट करता हूँ फॉर porn content और if I share those porn content with my friends, then that's a crime. Browsing those content, that's not a crime. So ये बहुत एक strange चीज़ है इंडिया में for this specific part. So यहाँ पे क्या बोला है, preparation means arranging measures for committing an offense when where attempt is to commit the offense, और अगर वो किया है तो उसके बेस के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। और वही सेम पॉइंट्स है यहाँ पे आपको दिया है। सो आप एक बार देख सकते हो द सुप्रीम कोर्ट क्या किया था, एक देख लेते हैं। इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग एंड ऑफन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट ही मस्ट ऑल्सो शो द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। मतलब सबसे पहले तो उसने कमिट किया है या वो करने वाला है, और उसके साथ में आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन बताओ कि आपको क्यों लगता है कि उसने ही किया रहेगा। सो ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 66 जो है ऑफ ITA टॉक्स अबाउट हैकिंग, बट अगर मैं कोई वेबसाइट पे जाके सिर्फ सीख रहा हूँ कि हाउ टू हैक अ वेबसाइट और हाउ टू हैक अ सर्वर, इट डजेंट मीन्स कि आप मुझे वो स्पेसिफिक क्राइम के लिए अरेस्ट करोगे। बिकॉज एथिकल हैकिंग के लिए, कॉमन नॉलेज के लिए भी हम लोग, या स्टडी पर्पस के लिए भी हम लोग कर सकते हैं वो सब कुछ। ठीक है, सो यहाँ पे वही दिया हुआ आपको। Now, next, arrest but no punishment 1.7 क्या बोला है, the accused can be arrested under section 80 on 3 grounds, like the person, और फर्स्ट तो उसने क्राइम कमिट किया कर दिया, बराबर है, सो ऑफ हैविंग कमिटेड, और वो अभी वो सेम क्राइम कर रहा है। जैसे सपोज कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि आपने देखा रहेगा एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था इंडिया में और वर्ल्ड के बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, और वो जो अटैक हुआ था वो स्पेशली विंडोज़ कंप्यूटर्स के ऊपर ही हुआ था। तो उसमें बेसिकली क्या था कि US गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसके थ्रू इफ US इज एट वॉर लाइक सिचुएशन विद एनी कंट्री, तो वो कंट्री के बहुत सारे जो उनके गवर्नमेंट सर्वर्स है उनको वो हैक करने के लिए उनको वो ब्लॉक कर दे, सो दैट US गवर्नमेंट इजीली अटैक कर पाए उनके लिए। उसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, या फिर आप समझ लो कि ऐसा एक हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया था। अब ये जो है ये एक रॉन्ग ग्रुप के हाथ में आ गया। उन्होंने बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर ये सेम अटैक अटेम्प्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि विंडोज़ के अंदर एक लूपहोल, एक बैकडोर था जो US गवर्नमेंट को पता था। उनको ये जो
उनके जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था उनको ये चीज़ पता थी। अब विंडोज में ये सेम लूपहोल या बैकडोर जो है वो विंडोज 8 8.1 तक था। विंडोज 10 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने वो बैकडोर जो है वो कवर कर लिया था। तो रैंसमवेयर अटैक जो होता है वो विंडोज 10 छोड़ के बाकी के सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है, और उसके अगेंस्ट वो लोग जो है दे आर डिमांडिंग बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन को आप ट्रेस नहीं कर सकते कि कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में गया, कोई एक पर्टिकुलर बैंक नहीं चलाता उसको। तो क्रिप्टो करेंसी में इन फॉर्म ऑफ बिटकॉइन दे डिमांडेड अ रैंसम अमाउंट, क्योंकि अब अगर हॉस्पिटल का सर्वर या कंप्यूटर है जिसके ऊपर सारे पेशेंट्स के उनके रिकॉर्ड्स है, रिपोर्ट्स है, तो अगर वो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स अगर उनको नहीं मिलते हैं तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि अभी पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, उनके ऑपरेशंस किसी के हम लोग अटक जाते हैं। ये सेम चीज़ वो टाइम पे हुआ था जब रैंसमवेयर अटैक हुआ था। तो इसके लिए अभी मेनली यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई रैंसमवेयर अटैक हो रहा है जो और कंप्यूटर्स पे जा रहा है। बहुत सारे कंप्यूटर्स अभी भी लॉक्ड है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब तक अब आप उनको एक रैंसम अमाउंट पे नहीं करेंगे वो आपका कंप्यूटर को अनलॉक नहीं करेंगे। बराबर है, उन्होंने आपका कंप्यूटर हैक किया। हैक मतलब आपका सारे डेटा फाइल्स जो है वो एनक्रिप्ट कर दिए, आप उसमें कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा? ऑफ कमिटिंग। मतलब आपने वो क्राइम किया है जो अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, और वो टाइम पे हम लोग किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, और या फिर आपने ऐसा कोई क्राइम करने का प्लान किया है, प्लानिंग अबाउट टू कमिट। नाउ यहाँ पे वही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको बताया। हैविंग कमिटेड रेफर टू अ सिचुएशन वेयर ऑफेंस हैज बीन कंक्लूडेड। ऑफ कमिटिंग का मतलब क्या होगा? पर्सन कॉट इन बिटवीन द क्राइम, मतलब वो कर रहा है और हम लोगों ने पकड़ लिया। एंड अबाउट टू कमिट में रिफर टू अ स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, मतलब उसने प्लानिंग किया था और उसके आगे वो करने वाला था, और उसके हिसाब से अभी हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 80 का जो हम लोग के मेन पॉइंट्स है उसको यूज करके हम लोग उसको अरेस्ट कर सकते हैं। बराबर है, और उसमें अगर देखेंगे इफ एनी इवेंट हैपन एंड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर ऑफ कमिटिंग and of being about to commit, then it is not harmful with other provisions of IT Act. For example, person is about to commit hacking of a computer system or is committing it, then person can get arrested under section 80 but he cannot be punished under section 66. सेक्शन 66 कब अप्लाई होगा? जब आपने किसी का कंप्यूटर हैक कर दिया, कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन अगर मैं कर रहा हूं और पकड़ लिया है, मतलब मैंने पूरा वो किया नहीं था, तो मतलब सेक्शन 66 वहां पे अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला है? ओनली सेक्शन 70 ऑफ आईटी एक्ट ऑल द ऑफेंस स्पीक ऑफ अटेम्प्ट एंड दस इनडायरेक्टली कवर्स द सिचुएशन ऑफ कमिटिंग रिफर्स टू सेक्शन 80। सो वो आएगा यहाँ पे। और इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे क्राइम्स है, जैसे हम लोगों ने क्या बोला, हैकिंग, तो आप हैकिंग कर रहे हैं और इन बिटवीन अगर पकड़ लिया तो वो टाइम पे आईटी एक्ट का सेक्शन 66 अगर अप्लाई नहीं होगा, मतलब वहां पे आपने हैक किया ये प्रूव नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज आप कर रहे थे और पकड़ लिया, मतलब हैकिंग हुआ नहीं है पूरा। सो वो टाइम पे हम लोगों को अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट अगर स्ट्रॉन्ग केस फाइल करना है तो आईटी एक्ट के प्रोविजंस जो है वो बहुत वीक है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो टाइम पे हम लोग आईपीसी का हेल्प लेंगे, बेसिकली इंडियन पिनल कोड का हेल्प लेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 151 अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है? अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मे अरेस्ट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। सो मतलब आईपीसी आपका क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके अंदर सेक्शन 151 है। सो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? वी कैन अरेस्ट समवन जिसके थ्रू वो फ्यूचर में जो कोई क्राइम करने वाला है, जिसका वो प्लानिंग कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग उसको बचा सकते हैं। दैट्स इट, ये आपका चैप्टर 1 था ऑफ यूनिट 1। सो आई होप यहाँ पे मैंने जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर है। ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन एट द एंड ऑफ दैट स्पेसिफिक चैप्टर ओनली। सो आप वो देख सकते हो डायरेक्टली वहाँ से। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर 2। अब यहाँ पे चैप्टर 2 जो है ना वो इन जनरली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, सबसे पहले चैप्टर 2 में आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? साइबर क्राइम एंड क्रिमिनल जस्टिस।
साइबर क्राइम एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क करता है वो बताया यहाँ पे। उसके पेनल्टीज क्या होंगे, कौन से टाइप के साइबर क्राइम के, मतलब सेट ऑफ साइबर क्राइम्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। जैसे अगर मैंने आपका आइडेंटिटी चोरी किया, कोई एक कॉलेज का डोमेन नेम है, वो मैं अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आपके कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई एक मूवी के कॉपीराइट्स मैंने जनरेट किए उसको मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ, लोगों के साथ भेज रहा हूँ, कोई एक सॉफ्टवेयर मैंने ब्रेक किया, या फिर किसी का कंप्यूटर सिस्टम मैंने हैक किया, किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने यूज़ किए विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन, और भी बहुत सारे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, या आपने नहीं सुने रहेंगे, वैसे सारे लिस्ट ऑफ जो साइबर क्राइम्स है उसका डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। सो देखो क्या बोला है, कंसेप्ट ऑफ साइबर क्राइम एंड आईटी एक्ट। व्हाट इज साइबर क्राइम, बेसिक क्वेश्चन दिया है। डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एक्सप्लेन द टर्म डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब आईटी एक्ट आने के बाद में, रिमेंबर आईटी एक्ट के पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हम लोग एज अ प्रूफ कंसिडर नहीं कर रहे थे, इतना स्ट्रॉन्ग कोई रीज़न नहीं था हम लोग के पास। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करने लगे और कंप्यूटर के ऊपर बिजनेस होने लगा, तो उसके ऊपर बिजनेस के साथ में क्राइम भी होने लगा। सो हम लोगों ने अपने जो रूल्स थे वो हम लोगों ने मॉडिफाई किए, एंड उसके अंदर हम लोगों ने एक मेन प्रोविजन ऐड किया जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। आज के टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं कि कहीं पे अगर कोई क्राइम हुआ है ना, तो सबसे पहले जो पर्सन सस्पेक्ट है उसके मोबाइल लोकेशन, उसका कॉलिंग हिस्ट्री, उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जैसे अगर उसने कोई पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स है, उसका जीपीएस लोकेशन है, या फिर उसने वो एक स्पेसिफिक लोकेशन से किसी को कॉल किया था, या उसने वो स्पेसिफिक लोकेशन से इंटरनेट एक्सेस किया था, कोई भी एक चीज़ है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में आते हैं। और इसको हम लोग एज अ एविडेंस कंसिडर करके वो पर्सन के अगेंस्ट हम लोग अरेस्ट वारंट इशू करा सकते हैं, या वो पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम इज नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली इन आईटी एक्ट, and also its expressions are not used. IT Act only gives the definition of certain offenses and punishment for certain offense. मतलब किसी को आप जैसे आप समझो, आई गिव यू वन एग्जांपल। अभी एक नया मूवी आ रहा है सपोज, ठीक है, चाहे वो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी एक हीरो रहेगा। अब उसका वो मूवी ऑफिशियली रिलीज होने के पहले सपोज किसी ने एक पायरेटेड कॉपी अपलोड कर दिया, ठीक है। सो अब क्या हुआ, वो पायरेटेड कॉपी जो है वो सब जगह पे सर्कुलेट हो गया। जो एक पर्सन है जिसको वो मूवी से सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला था, इतना उसका मूवी का कलेक्शन होने वाला था, लेकिन उसके जगह पे आपने उसका पायरेसी कर दिया। सो अब क्या होगा, उसका प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 50% या 60% कट हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अगर ऑनलाइन देख लिया मूवी डाउनलोड करके, सो उसमें से बहुत कम रहेंगे जो फिर भी थिएटर में जाएंगे। तो अभी जो पर्सन ने ये पायरेसी किया है, वो एक स्पेसिफिक मूवी को ऑनलाइन अपलोड कर दिया, वो पर्सन अभी मिडिल क्लास पर्सन है। जो जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है वो मूवी का, सपोज उसको अभी 100 करोड़ का उसका एक्चुअल एम था, मोर देन 100 करोड़, जिसमें से आपने मूवी रिलीज होने के पहले उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से अभी ही अज्यूम्स कि उसको 60 करोड़ का तो मिनिमम लॉस होने वाला है। अब जो पर्सन ने ये क्राइम अटेम्प्ट किया है उसका मंथली सैलरी सपोज 25, 30, 50,000 है। अब आप अगर उसका पूरा जिंदगी का सेविंग पकड़ोगे, उसका घर भी अगर बेच दोगे, तो भी आपको 60 करोड़ कहीं से नहीं मिल रहे। इट मीन्स कि 100% जस्टिस मिले आईटी एक्ट के बेसिस के ऊपर, ये पॉसिबल नहीं है। सो आईटी एक्ट में अगर आपने एक बहुत बड़ा क्राइम भी किया है ना, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है, जो पेनल्टी है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, चलो अभी यहाँ पे तो एक पर्सन ने किया, लेकिन अभी हम लोग ये प्रूव करने के लिए रेडी हो गए कि जो पर्सन ने ये पायरेसी किया है, वो मूवी का एक कॉपी जो उसने इंटरनेट पे अपलोड किया, वो कोई दूसरे प्रोड्यूसर के बोलने के ऊपर किया है। सो अभी केस जो फाइल होगा वो ये पर्सन के ऊपर नहीं होगा, जिसने ये क्राइम कराया उसके ऊपर फाइल होगा, और वो दैट पर्सन इज कैपेबल इनफ टू पे 60 करोड़। लेकिन आईटी एक्ट के अंदर प्रोविजन नहीं है कि हम लोग इतना बड़ा पेनल्टी किसी के ऊपर अप्लाई कर सके। तो वो टाइम पे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, विल टेक द हेल्प ऑफ या तो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर हम लोग उसको यूज करेंगे, या आईपीसी प्रोविजंस का हेल्प लेंगे हम लोग। तो
आईटी एक्ट जो है वो आपका एक सबसेट हो गया। मेन जो केस रजिस्टर होगा वो रजिस्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी, इंडियन पीनल कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और उसके बेस के ऊपर विल ट्राई टू आस्क फॉर द 100% आपका जो कंपेंसेशन, कि आपको इतना लॉस हुआ है तो आपको इतना सामने कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हियर। सो अब यहाँ पे क्या बोला, इफ यू डिफाइन अ साइबर क्राइम नैरोली देन साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज द क्राइम विच आर मेंशन इन आईटी एक्ट। द साइबर क्राइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेम्परिंग डन विद कंप्यूटर सोर्स कोड, या पोर्नोग्राफी हो सकता है, हैकिंग, ईमेल अब्यूज हो सकता है। अब देखो ईमेल अब्यूज वाला केस जो है ना, ये सेम केस इज फाइल्ड ड्यूरिंग प्रॉब्लम। एक केस फाइल हुआ था कंगना रानौत और ऋतिक रोशन वाला, तो वहाँ पे ये ईमेल अब्यूज काइंड ऑफ सिचुएशन वाज क्रिएटेड एंड केस वाज फाइल्ड फ्रॉम कंगना साइड। ठीक है, वो हो गया। हरेसमेंट हो सकते हैं, साइबर स्टॉकर्स हो सकते हैं, ऑनलाइन मैसेजेस करते हैं, सो वो सब आएगा। डिफेमेशन केस, डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। सो सपोज कि अगर मैंने किसी के अगेंस्ट अगर र्यूमर स्प्रेड कर दिया, आप देखो कि देर आर सो मैनी यूट्यूब चैनल्स और सो मैनी फेक न्यूज़ रोमिंग अराउंड। अपने व्यूज़ को, अपने ऑडियंसेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए बहुत बार लोग जो है वो ऐसे फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलता है कि ओके यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, ये। सो वो यहाँ पे अगर सपोज अगर मैंने कोई एक जो बड़े कोई एक्टर है, कोई मिनिस्टर्स है, उसके अगेंस्ट अगर हम लोगों ने कोई रूमर स्प्रेड किए, सो आपने उसका पब्लिक इमेज को हार्म करने का ट्राई किया है, तो उसके अगेंस्ट दैट पर्सन कैन फाइल अ डिफेमेशन केस। अब डिफेमेशन केस के अंदर आपने कभी देखा रहा, ओके आई विल गिव एन एग्जांपल, लाइक जो अरविंद केजरीवाल है, उसने जो हम लोगों के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उसके अगेंस्ट के बहुत सारे रूमर्स लगाए थे। एंड वो रूमर्स जब वो प्रूव नहीं कर पाया, तो अरुण जेटली जो है उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली डिफेमेशन केस फाइल कर दिया, बराबर है, ऑन सीएम ऑफ दिल्ली। तो वो टाइम पे देन वो उतना अमाउंट, जो डेफेमेशन अमाउंट, सपोज अगर मैंने बोला है कि ओके यू सपोज टू पे मी 10 करोड़ या 50 करोड़ एज अ डेफेमेशन अमाउंट, या मोर देन दैट, समटाइम इट माइट हैपेंस, कंपनी या वो पर्सन कितना बड़ा है, उसका इमेज कितना बड़ा है, उसके हिसाब से दे कैन फाइल। अगर मैं वो नहीं दे सकता तो फिर हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मैं एक अपोलॉजी लेटर दूंगा। ये सेम चीज वो टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने दिया किया था, उसने एक अपोलॉजी लेटर जो है वो सबमिट किया था टू अरुण जेटली, और उसके बेस के ऊपर देन वो उनको वो जो केस है वो वापस ले लिया। आईपीआर थेफ्ट हो सकता है। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैंने कुछ सोचा है, उसके मैंने अपने आइडियाज के बेस के ऊपर कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया, लाइक कोई एक वेबसाइट बनाया मैंने, कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, बराबर है, कोई एक यूनिक आइडियाज जो है वो यूज करके मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे यूनिक चीज बनाए, कोई एक मूवी बनाया हम लोगों ने, बराबर है। तो जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे जो है ये दिस आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई एक न्यू मूवी बनता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट सप्लाई होता है। कोई एक बड़ा कंपनी है, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो सबके अपने खुद के बेसिकली ट्रेडमार्क होते हैं। तो अगर आप वो ट्रेडमार्क मिसयूज कर रहे हो, तो वो टाइम पे भी क्या होगा कि वो जो ट्रेडमार्क है वो अगर आपने अपने बेनिफिट्स के लिए यूज किए, तो उसको भी आईपीआर थेफ्ट बोलेंगे हम लोग। सो वो सब जो है वो आईटी एक्ट के अंदर कैसे कवर होता है वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, इफ यू डिफाइन साइबर क्राइम ब्रॉडली देन साइबर क्राइम इज एनी एक्ट ऑफ कमीशन कमिटेड ऑन और वाया और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वेदर कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसको अगर लॉ में आपने प्रोहिबिट प्रोहिबिट किया हुआ है, तो उसको हम लोग क्राइम कंसिडर करेंगे। अगर छोटा सा क्राइम है, पनिशमेंट छोटा सा होगा या सिर्फ पेनल्टी लगेगा, बराबर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, पनिशमेंट हो सकता है लाइक 3 साल का जेल, 2 साल का, 6 महीने का जेल हो सकता है, या फिर पेनल्टी लग सकता है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा, आइदर यू पे 1 लाख रुपीज और आपको 6 महीने का या 1 साल का जेल होगा, या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ क्राइम वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज गिविंग डेथ थ्रेट थ्रू इंटरनेट, आई होप आई एम ऑडिबल, हेलो।
हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? या ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोला है, इफ अ पर्सन इज गिविंग अ डेथ थ्रेट थ्रू इंटरनेट, ही इज लाइबल फॉर एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल। क्रिमिनल कोई उसने ऑफेंस किया है बिकॉज उसने किसी को डायरेक्टली धमकी दिया है, बराबर है। सो वो किस में आएगा, सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी, एंड नो ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट। मतलब अगर मैं आपको डेथ थ्रेट अगर दे रहा हूँ, तो वो टाइम पे हम लोग आईटी एक्ट के अंदर अगर करेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरेसमेंट का पनिशमेंट होगा। ठीक है, हरेसमेंट मतलब कोई आपको ऑनलाइन हरेस कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं उसको उसके अगेंस्ट और कोई बड़े केस फाइल नहीं कर सकता, जिससे वो मेरे पे ऐसा कोई फ्यूचर में वापस एक्शन ना ले। वो पॉसिबल किस में, इंडियन पिनल कोड में ही पॉसिबल है। सो अगर ऐसा कोई अगर चीज़ें हैं, तो वो टाइम पे आईटी एक्ट आपको हेल्प नहीं करेगा। वो टाइम पे विल टेक द हेल्प ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 सेक्शन 506। Now, cyber crimes, they are basically classified in two categories: old crime and new crimes. ओल्ड क्राइम बहुत सिंपल है, लाइक ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया, डेफेमेशन केस फाइल होगा, मानहानि वाला, थ्रेट्स हो गए, मिस अप्रोप्रिएशन, चीटिंग हो गया। अब देखो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि चीटिंग, अब चीटिंग कैसे आएगा, अ, या फ्रॉड कैसे हो सकता है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अलग अलग, जहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई एक चीज़ को मिस इंटरप्रेट करा रहा हूँ लोगों के पास, और उसके बेस के ऊपर अगर मैं कुछ चीज़ अपना अगर सेल कर रहा हूँ, तो वो चीटिंग होगा। जैसे अगर फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन जब आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तो वहाँ पे मोबाइल की जगह पे सपोज आपको सोप मिलता है। सो वो क्या हो गया, वो फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गया, राइट। या फिर अगर मैं ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स, ये चीटिंग हो गया बेसिकली। फ्रॉड में क्या होगा कि आपको मैंने कोई एक्स वाई जी कोई एक वेबसाइट बताया, जिसमें आपको बोला है कि ओके आपको यहाँ से आपको जॉब मिलेगा, आप इतना पैसा भर दो, और फिर वो आपको जॉब कुछ भी कहीं पे नहीं मिलता है। सो ये सब हो सकता है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस हो सकता है। तो ये हम लोग के पुराने टाइप के थे, जहाँ पे अभी भी अगर अगर हम लोग को पता है कि कोई एक वेबसाइट्स है जो आपके पास से इंफॉर्मेशन मांगता है, तो नहीं प्रोवाइड करना है, ये हम लोग को सबको पता है। अब यही सेम चीज़ जब अगर हम लोग न्यू वे में, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर देखते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, साइबर क्राइम, लाइक हैकिंग आएगा, नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेशन आएगा, या फिर जैसे मैंने आपको जो प्रीवियसली हम लोगों ने जो रैंसमवेयर अटैक देखा, वो आ सकता है। साइबर पोर्नोग्राफी वाला पैटर्न आ सकता है। आप देखो कि बेसिकली हरियाणा साइड के कोई एक लॉयर ने एक पीआईएल फाइल किया था। ओके, पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मुझे अगर लगता है कि कोई एक एक्सवाइजी चीज़ की वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको हम लोग रोक सकते हैं, तो हम लोग पीआईएल फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीआईएल फाइल हुआ था कि जो बहुत ज़्यादा जो पॉर्न साइट्स जो इंडिया में एक्सेसिबल है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेप केसेस इन इंडिया। एंड एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसिडर किया, और बहुत सारे जो ऐसे साइट्स से इसको बैन कर दिया। अब अब ये अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो हम लोगों के टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, या जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनका भी, कि गवर्नमेंट ने जो साइट्स को बैन किया है, वो साइट्स यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए। और अगर वो एक्सेसिबल होते हैं, तो वी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम एज वेल। सो अभी हम लोग यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ऐसे सर्टन चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अलाउ नहीं किया, और फिर भी अगर आप एक्सेस कर रहे हो, या आईएसपी उनको एक्सेस दे रहे हैं, देन वी कैन फाइल केस अगेंस्ट देम ऑल्सो, बिकॉज ब्राउजिंग सच कंटेंट इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया। सो अगर मैं ब्राउज कर रहा हूँ, आप मुझे अलाउ कर रहे हो, तो मैं ब्राउज कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा आईएसपी मुझे अलाउ नहीं कर रहा है ना, तो आई कैन नॉट ब्राउज। बराबर है, ये डिफरेंस है। सो अगर अभी अगर वो जो बैंड साइट्स है, वो अगर मुझे एक्सेसिबल होगा, तो इसके लिए मैं वो कंटेंट को ब्राउज करने के लिए आई एम नॉट पनिशेबल। पनिशेबल कौन रहेगा, जो मेरा आईएसपी है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बोला है, लाइक देर आर सम क्राइम्स रिलेटेड टू साइबर स्पेस, और वो जो है ना, वो आईपीसी के अंदर दिया। इट इज बिन ऑब्जर्व दैट इन मेनी ऑफेंस आईपीसी द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट included within its boundary, like electronic records.
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को आप एज अ एविडेंस यूज कर सकते हो। ये आईपीसी के अंदर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। सो हमेशा एक साइबर क्राइम होगा या साइबर केस रजिस्टर होगा ये जरूरी नहीं है। सपोज एक मर्डर हुआ है, कोई साइबर क्राइम नहीं है, फिजिकली कोई एक प्लेस पे गया, वहां पे जाके उसने कोई दूसरे पर्सन को शूट कर दिया, चाकू मार दिया, कुछ भी है। अब ये टाइम पे वो पर्सन वहां पे है कि नहीं, ये प्रूव करने के लिए हम लोग सीसीटीवी फुटेज यूज कर सकते हैं। उसका जो फोन लोकेशन है वो यूज कर सकते हैं, उसका जीपीएस लोकेशन। उसने अगर वहां से कॉल किया था तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, उसको एज ए एविडेंस हम लोग सेव कर सकते हैं। या फिर जिसका मर्डर हुआ वो पर्सन के साथ में ये पर्सन का बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होता था, ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे वेज होते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, डॉक्यूमेंट अंडर आईपीसी सेक्शन 29 डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन इन अ सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। लेटर हम लोग को सबको पता है, कोई एक डायग्राम है या सम मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दिस मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर इट मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस or for that matter। लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेक्शन 29 जो है, दिस बेसिकली हेल्प्स अस टू डिफाइन दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी अ प्रूफ और एविडेंस जो हम लोग यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये जो हम लोगों का आईपीसी में सेक्शन 29 है, उसी को लोगों ने बाद में बोरो भी किया है आईटी एक्ट के अंदर। लेकिन मेनली अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग केस फाइल करना है जो आईटी एक्ट के ज़्यादा हम लोग वहाँ पे अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर ना दे, तो वो टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ जो आपके केसेस जो फाइल होंगे ना, वो डायरेक्टली सेक्शन 29 के बेस के ऊपर, मतलब आईपीसी के बेस के ऊपर फाइल होंगे। आईटी एक्ट के अंदर भी है सेक्शन 2 देन सब सेक्शन 1 एंड उसका पार्ट टी। सेक्शन 2 we can read it out like section 2(1)(t) जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मींस डेटा रिकॉर्ड, डेटा जनरेटेड, इमेज, साउंड, ईमेल, ये सबको एज ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंसिडर करता है। नेक्स्ट जो है सॉरी, नेक्स्ट वी हैव अ टर्म व्हाट इज मीन बाय हैकिंग, और डिफरेंट हैकर्स क्या रहेंगे। ये बेसिक सा हम लोग का बहुत सिंपल टॉपिक है। आपको लॉ टर्म में सिर्फ हैकिंग कैसे डिफाइन करते हैं ये सीखना है। बाकी का कितने टाइप के हैकर्स होते हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट हैकर्स, या ये आपने सुना रहेगा। एक अच्छे हैकर्स रहते हैं, एथिकल हैकर, एक नॉन एथिकल हैकर रहते हैं। एथिकल हैकर मतलब जो किसी ने हायर किया हुआ है और उसके बेस के ऊपर सीख के अच्छे काम के लिए करते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ हैकर क्या है, पीपल whose profession or a hobby of working with computer is known as hackers, or they also known as crackers। hacker बोलेंगे या cracker बोलेंगे, मल्टीपल डेफिनेशंस है। नेक्स्ट क्या बोला है, हैकर इज अ पर्सन हु एंजॉयज एक्सप्लोरिंग द डिटेल ऑफ प्रोग्रामिंग सिस्टम and how to stretch their capabilities as opposed to most users who prefer to learn only the minimum necessary। बेसिक सा आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, या जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वो डेफिनेशन हम लोग याद रखेंगे। हैकिंग क्या है, ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम, दैट्स व्हाट वी मीन बाय हैकिंग। सो एग्जाम के लिए भी बहुत सिंपली आप ये वाला डेफिनेशन याद रख सकते हो, एक ही लाइन में आपको पूरा मतलब दिया हुआ है। ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम इसका मतलब होता है, सो अगर मुझे लॉ टर्म में अगर एक्सप्लेन करना है, सो अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर मतलब सिर्फ जो स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस के साथ में आता है उसको कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। एनी डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट और एंड जनरेट्स द आउटपुट, उसको हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे। सो अगर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर। स्मार्टफोन जो है दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर। और हम लोग के बहुत सारे कार्स के अंदर जो एम्बेडेड सिस्टम्स लगते हैं वो भी कंप्यूटर है। सो टाइप्स ऑफ हैकर्स कौन से हैं, मेनली 3 टाइप दिए आपको, कोड हैकर्स है, फ्रिकर्स है एंड साइबर पंक या क्रैकर्स बोलते हैं जिसको हम लोग। सो कोड हैकर ये सबसे नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं, प्योरली आईटी का जिसको नॉलेज रहेगा, जो कोड को समझ के उसमें बैकडोर फाइंड करके उससे आपके सिस्टम में एंट्री की कर सकते हैं और आपका डेटाबेस और उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
Then next are freakers are those people who have deep knowledge of internet and telecommunication system. So आपका कॉल ट्रेस कर सकते हैं. आप अगर चैट कर रहे हैं सो वो चैटिंग को इन बिटवीन ट्रेस करते हैं कि आप किससे क्या बात कर रहे हो. ये सब आपके फ्रिकर्स रहेंगे. और साइबर पंक और क्रैकर्स पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी समझते हैं आप. आई थिंक आपने एक आध कोई सब्जेक्ट में पढ़ा भी रहेगा. सो एक रीडेबल टेक्स्ट को जब आप नॉन रीडेबल में कन्वर्ट करते हैं इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं या फिर एनक्रिप्शन बोलते हैं हम लोग. क्रिप्टोग्राफी इज इक्वल टू एनक्रिप्शन प्लस डिक्रिप्शन. रिमेंबर, cryptography means encrypting and decrypting the data. So अगर मैंने एक रीडेबल फाइल को या टेक्स्ट को नॉन रीडेबल पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया उसको एनक्रिप्शन बोलेंगे. और नॉन रीडेबल फाइल को जब आप रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो उसको डिक्रिप्शन बोलते हैं. सो ये जो पैटर्न, ये जो साइंस हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एनक्रिप्टिंग, दैट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स एक्सेप्ट द इंटेंडेड रेसिपिएंट टू रीड आउट दी टेक्स्ट और अ मैसेज. उसको हम लोग उसके लिए जो टेक्निक, उसके लिए जो मैथमेटिकल लॉजिक या एल्गोरिदम्स हम लोग यूज़ करते हैं और वो सब जो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट के अंदर बनाया उसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या बोला है, पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन क्रिप्टोग्राफी एंड क्रैकर्स आर दोज पीपल हु क्रैक इनटू कंप्यूटर सिस्टम. सो क्रिमिनल हैकिंग इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ इंटरनेट. ये आपको बेसिक वही दिया हुआ है. अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग सिटीजन्स होते हैं ना वैसे इंटरनेट के ऊपर नेटिजन्स होता है. अब यहाँ पे बहुत सारे जो नेटिजन्स है ना वो क्या सोचते हैं, इंटरनेट इज वल्नरेबल एंड वीक. इफ हैकिंग इज अनकंट्रोल्ड देन इट विल रेज क्वेश्चन ऑन टेक्नोलॉजी. सो इट इज नेसेसरी टू चेक फॉर द हैकिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेज. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ हैकिंग रिमेन्स अनचेक्ड एंड अनकंट्रोल्ड देन इट विल ब्रिंग डाउन द स्पिरिट ऑफ वेब एंटरप्रेन्योर्स. सो आपको हैकिंग जो है वो कंट्रोल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोई ना कर पाए. हाँ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट टीम अगर कुछ करता है वो अलग बात होता है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पाकिस्तानी हैकर्स हैव हैक्ड इंडियन वेबसाइट्स. अनदर एग्जांपल इज सेबी. सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो बहुत सारे जो ऑनलाइन हम लोग कोई कंपनी है अपने शेयर्स लिस्ट आउट करते हैं, या हम लोग के जो शेयर मार्केट जो चलता है, या उसके बाद जो बहुत सारे जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो सब के लिए सेबी का परमिशन आर रिक्वायर्ड. सो यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो गया कि सेबी का वेबसाइट जो है वो डायरेक्टली वाज लिंक्ड टू अ पॉर्न साइट. तो अगर कोई सेबी के साइट पे जा रहा था तो दैट पर्सन वाज लैंडेड ऑन पॉर्न वेबसाइट्स. सो ये जिसने किया है उसके अगेंस्ट हम लोग केस फाइल कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देर आर मेनी टीनेजर्स हु आर इन्वॉल्व इन हैकिंग, जो कभी कभी अपने फ्रेंड्स के अकाउंट्स हैक करने के लिए, मजे के लिए करता है, कोई दुश्मन निकालने के लिए करता है. सो चालू जो होता है ना वो टाइम पास से चालू होता है. और मोस्ट ऑफ जो आपको हैकर्स मिलेंगे ना वो टीनेज ग्रुप के मिलेंगे. आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत एजेड पर्सन अभी तक ऐसा कुछ पैटर्न का फॉलो कर रहे हैं. सो दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद द इंटरनेट फॉर डूइंग हैकिंग फॉर फन और एज अ हॉबी. द बिजनेसेस डज हैकिंग टू डैमेज द बिजनेस ऑफ कॉम्पिटिटर. तो बहुत बार ऐसे टीनेजर्स हु आर ऑब्सेस्ड, उनको कोई बिजनेसमैन जो है वो हायर करते हैं एंड अपने कॉम्पिटिटर का बिजनेस को स्पॉइल करने के लिए दे बेसिकली एनकरेज देम, दे बेसिकली पे देम मनी. और एक बार जब आपको ऐसा पैसे मिलने लगा तो दिस टीनेजर्स आर मोर ऑब्सेस्ड विद दिस पार्ट, क्योंकि आपको बहुत इजीली मनी मिल रहा है और आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल रहा है जो आप नॉर्मल जॉब करके नहीं कर सकते. So hacking is also done with the intention for committing fraud and misappropriation. Hacking is also done by internet security companies for testing their client system and winning the confidence. So ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होता है. ओके, देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना डायरेक्टली सेक्शन 66 दिया है, मतलब आईटी एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजंस अभी हम लोग पढ़ेंगे. सो यहाँ पे आईटी एक्ट 2000 में अगर आप देखेंगे सेक्शन 66 दिया हुआ है जो हैकिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम. सो हुएवर विद द इंटेंट ऑफ कॉजिंग और नोइंग दैट इट इज लाइकली टू कॉज wrongful लॉस और अ डैमेज टू अ पब्लिक और एनी पर्सन डिस्ट्रॉयज और डिलीट और ऑल्टर्स द इंफॉर्मेशन. मतलब आप किसी के कंप्यूटर में आप घुसे, उसमें से कोई एक फाइल आपने या तो अपने कंप्यूटर में लिया, या वो फाइल या वो डेटा को आपने मॉडिफाई किया, या वो डेटा को आपने डिलीट कर दिया, या वो डेटा को यूज करके आपने अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज किया, या कोई दूसरे उसके राइवल या कॉम्पिटिटर को सेल कर दिया. ये सब जो है वो हैकिंग के अंदर आता है. सो हुएवर कमिट हैकिंग. अब यहाँ पे देखो अगेन कौन सा वर्ड आया, शेल. सो हम लोग क्या बोलेंगे, हुएवर कमिट्स हैकिंग शेल बी पनिश्ड
विद इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे देखो, आपने अगर बहुत बड़ा हैकिंग किया है, किसी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, फिर भी यहाँ पे हैकिंग के लिए आपको पनिशमेंट कितना मिला है, 3 साल का जेल हो सकता है और फाइन हो सकता है जो 2 लाख हो सकता है, या दोनों हो सकता है। सो आपने अगर बहुत बड़ा हैकिंग अगर किया है तो आईटी एक्ट के बेस के ऊपर बस इतना सा ही पनिशमेंट हो सकता है। उसके आगे क्या बोला, इट इज नेसेसरी टू प्रूव कि एन एक्ट विद डिस्ट्रॉयज और डिलीट और चेंज एनी इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग इन अ कंप्यूटर रिसोर्स। अब यहाँ पे आपको ये भी प्रूव करना है कि जो पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसी ने ये किया है या उसके कंप्यूटर के थ्रू ही ये हुआ है। अब इसमें अगर ये केस सॉल्व करने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये जो एविडेंसेस है ना, ये भी वाइप आउट हो जाएंगे। तो जो मेन सस्पेक्ट है उसके अगेंस्ट आपके पास कोई भी प्रूफ ही नहीं बचेगा। नेक्स्ट आपको क्या बोला, क्रिमिनल ऑफेंस लीज हैकिंग नीड्स इंटेंट और अ नॉलेज एंड एक्ट ऑफ कमीशन। सो मतलब हम लोग प्रूव करेंगे कि जो पर्सन है वो सपोज आईटी से इन्वॉल्व है, वो डेवलपर है, उसको आईटी का बहुत अच्छा नॉलेज है, उसका आईपी एड्रेस या उसका कंप्यूटर के अंदर जो हम लोगों के आपने देखा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आप कुछ भी अगर टास्क करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास एक रिकॉर्ड्स रखता है जिसको हम लोग लॉग फाइल्स बोलते हैं, LOG, लॉग फाइल्स। सो ऐसे आपको कंप्यूटर में वो लॉग्स मिले जिसके अंदर मेंशन है कि ओके जो साइट या जो नेटवर्क हैक हुआ, आपने वो स्पेसिफिक साइट या वेबसाइट पे जाने का ट्राई किया था, है ना। सो ये हो सकता है। सो इफ हैकिंग इज डन इनोसेंटली और अनइंटेंशनली, इफ इट कॉजेज अ लॉस और अ डैमेज टू अ पब्लिक, एनी पर्सन विल नॉट अमाउंट हैकिंग। मतलब अगर आपको एक छोटा बच्चा है या कोई है जिसने गलती से ऐसा कर दिया, उसको नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, तो वो टाइम पे उसको हम लोग एज अ हैकिंग कंसिडर नहीं करेंगे और उतना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगा। और अगर जानबूझ के किसी ने किया है तो उसको हम क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर करेंगे और जेल हो सकता है 3 साल का। अगर बहुत छोटा सा कुछ हैकिंग किया है तो सिर्फ पनिशमेंट होगा, पेनल्टी लगेगा, दैट इज 10,000, 20,000, 25,000 लाइक दैट। और अगर बहुत बड़ा अगर कोई पनिशमेंट किया है उसने तो फिर मैक्सिमम फाइन जो होगा आईटी एक्ट के बेस के ऊपर वो 2 लाख का होगा और मैक्सिमम पनिशमेंट जो होगा 3 साल का होगा, या दोनों हो सकता है। सो वायरस प्लान करना किसी के कंप्यूटर सिस्टम में वो भी इसी के अंदर आएगा। या किसी का कंप्यूटर, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ये सेक्शन 43 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग केसेस दिया है। सबसे पहले क्या बोला है, एक्सेस टू सच कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क। मतलब किसी के परमिशन के बिना आपने उसका कंप्यूटर, मतलब मोबाइल भी हो सकता है, वो कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, या फिर उसका कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस किया। सो दैट कम्स अंडर सेक्शन 43A। सेक्शन 43A जिसमें हम लोग सिर्फ उसको, आपने उसको एक्सेस किया कंप्यूटर सिस्टम, ये कंसिडर कर रहे हैं। देन सेक्शन 43D में क्या आता है, आपने उसका कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करके उसको डैमेज किया, या तो उसका कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, या उसका कंप्यूटर पे जो डेटा था, डेटाबेस था, या कोई दूसरे फाइल्स थे, प्रोग्राम्स थे, सॉफ्टवेयर थे, आपने उसको डैमेज किया, देन दैट इज कम्स अंडर 43D। डिसरप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर, मतलब डायरेक्टली आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया उसका प्रोसेस, कंप्यूटर में जो प्रोसेस चल रहा था उसको आपने डिस्टर्ब किया, है ना। या फिर कोई थर्ड पर्सन जो ऐसा कुछ करने का ट्राई कर रहा था उसको आपने असिस्ट किया, आपने उसको हेल्प किया। तो आपने डायरेक्टली नहीं किया है लेकिन कोई एक पर्सन जो कर रहा था उसको आपने हेल्प किया। सो दैट कम्स अंडर सेक्शन 43G। सो हैकिंग फॉर द पर्पज ऑफ इट इज ओनली डिफाइंड इन सेक्शन 66, जिसमें क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ गेन अन फॉर एडवांटेज आएगा। अब उसके आगे देखो क्या बोला है, फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन। मतलब सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर क्या बोला है, अगर हैकिंग होता है तो मैक्सिमम आपको जो आप किसी को अगर पनिश कर सकते हैं तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होगा, 3 साल का जेल हो सकता है या 2 लाख तक का फाइन हो सकता है, अप टू 2 लाख है। मतलब मैक्सिमम फाइन जो है वो 2 लाख का है। तो अगर बहुत बड़ा अगर कोई क्राइम हुआ है ना तो ही 2 लाख का पनिशमेंट होगा, ये उसके बाद उससे ज्यादा नहीं होगा, बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, अगर क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन मतलब आपने जो हैकिंग किया उसकी वजह से जो कोई एक XYZ पर्सन को लॉस हुआ है, वो लॉस अगर बहुत बड़ा है तो वो टाइम पे सिर्फ आईटी एक्ट के थ्रू आपको कंपेंसेशन जो है वो नहीं मिल सकता, बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको क्या बोला है, सेक्शन 47 ऑफ आईटी एक्ट, द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज,
whenever quantify made a result of the default amount of loss caused by any person। तो ये टाइम पे आप सिर्फ आईटी एक्ट के बेस के ऊपर वो पर्सन को पनिश नहीं कर सकते। वो टाइम पे हम लोगों ने प्रोविजन दिया है कि वो कंपेंसेशन पूरा करने के लिए आप बाकी के जो फिजिकल क्राइम्स के जो पनिशमेंट्स है ना वो भी यहाँ पे ऐड करेंगे। लाइक हम लोग आईपीसी के प्रोविजंस ऐड करेंगे जहाँ पे आप मैक्सिमम कंपेंसेशन जो है वो डिमांड कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सन जिसने आपको या आपके बिजनेस को डैमेज किया है। देन कम्स अ नेक्स्ट टॉपिक, टीनेज वेब वेंडर्स। अब ये हम लोगों के टीनेज एज ग्रुप्स मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कोई ना कोई एक साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गए बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर अ टाइम पास गेमिंग पर्पस, या फिर दे आर एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस जस्ट बिकॉज कि उनको पैसा मिल रहा है या और कोई बेनिफिट्स मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द अट्रैक्शन ऑफ इंटरनेट हैज गिवन बर्थ टू टीनेज साइबर क्रिमिनल्स। नाउ वो जो हैकिंग में बहुत ज़्यादा जो टीनेजर्स है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको मज़ा आता है किसी का अकाउंट हैक करना, किसी का इंफॉर्मेशन चेक करना, फिर उसको चिढ़ाना। ये मजाक मजाक में चालू होता है और उसके बाद बहुत बार उनको पता चलता है कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो दिस कंसिडर दिस एज अ प्रोफेशन। तो यहाँ पे क्या बोला हम लोग के पास कोई एक अगर कहीं पे अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन अबाउट हैकिंग द इंटरनेट, हाईजैकिंग कंप्यूटर्स, मतलब आपने पूरा उसका कंप्यूटर लॉक कर दिया है, आपने उसका कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर दिया है, हाईजैक कर लिया, तो जब तक अभी आप वो आपको कुछ पैसा कुछ अमाउंट या जो भी आप बोल रहे हो वो टास्क कंप्लीट नहीं करता है, कंपेंसेशन नहीं देता आपको, तब तक आप आई मीन वो आपको कुछ पैसा या रैंसम अमाउंट प्रोवाइड नहीं करता है, तब तक आप उसका कंप्यूटर को वापस रिलीज नहीं करेंगे, है ना। सो जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था उसमें यही हुआ था, कंप्यूटर हाईजैक हो गए थे, मतलब आपका कंप्यूटर का सारा डेटा जो है एनक्रिप्ट हो गया था, लॉक हो गया था, तो आप उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। सो यहाँ पे क्या बोला है, कभी कभी पब्लिसिटी के लिए भी बहुत सारे टीनेजर्स जो है ना वो ऐसा करते हैं अपना नाम बड़ा करने के लिए, या अब उनके हैकिंग ग्रुप को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए, लोग पहचाने उसके लिए। मैनी टीनेजर्स आर हैविंग एक्साइटमेंट ऑफ अचीविंग समथिंग ग्रेट फॉर डूइंग समथिंग डिफरेंट। सो अगर हैकिंग बोलेंगे मतलब आपके पास बहुत बड़ा नॉलेज है, आपने कोई कंपनी के वेबसाइट को हैक किया, मतलब कोई बहुत बड़ी बात हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सम टीनेजर वांट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज इटसेल्फ, और उसके लिए वो हैकिंग करके बताते हैं। मैनी मैनी टीनेजर्स आर नॉट हैविंग अ नॉलेज ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ हैकिंग, लेकिन उन्होंने कर दिया और उनको ये नहीं पता था कि ये कितना बड़ा लॉस या डैमेज कर देगा सिस्टम्स को, और जब पता चला हो तब तक देर हो गया था, फिर उसकी वजह से दे गॉट पनिश्ड फॉर द सेम। या फिर ऑब्सेशन होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, इंटरनेट का, बराबर है, ये सब हो सकता है। लैक ऑफ फियर ऑफ लॉ, जैसे आप इंडिया देख लो, तो इंडिया में अगर आप फिजिकल क्राइम्स के लिए अगर पनिशमेंट होने के लिए सालों लग जाता है, तो ये तो हम लोग इंटरनेट से कर रहे हैं, जहाँ पे कौन करता है वो तो पता ही नहीं रहता, एनोनिमस रहते हैं सारे। सो ये टाइम पे तो क्राइम करने से वो बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपने वो जो झारखंड का वो मूवी आया था जम था, वो देखा रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारे वहाँ के जो बच्चे थे जो एजुकेटेड भी नहीं थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जो फ्रॉड्स के कर करके वो लोगों ने अपने वहाँ अपनी एरिया में कार्स बंगलो बना लिए, है ना। सो वो क्या हो गया कि वो दे आर नॉट दे डोंट हैव एनी फियर ऑफ लॉ। अगर जमतारा में अगर एक वेब सीरीज बन सकता है तो सालों से वहाँ पे क्राइम चल रहा है ना, अगर पनिशमेंट अगर उनको मिलता रहता था तो और बच्चे वहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं होते थे। सो अब वहाँ के लोग जो है वो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी गुड करियर, वो डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि ओके ठीक है, हम लोगों को एक मोबाइल, 2-4 मोबाइल मिल गए, 10-15 सिम कार्ड मिल गए, अलग अलग नंबर से हम लोग कॉल करेंगे, 100 लोगों को कॉल करेंगे तो 10 लोग तो कंफर्म फंसेंगे, और उनके में से जो पैसा मिलेगा तो 2 दिन 3 दिन में मेरा आराम से मेरा मंथली सैलरी जितना पैसा निकल गया, और कोई पनिशमेंट भी नहीं हो रहा है। सो अगेन दिस इज द मेन रीजन, और बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज साइबर फ्रॉड एंड साइबर चीटिंग। ओके, बिफोर वी टॉक अबाउट एनी न्यू टॉपिक्स नाउ, एनी डाउट्स गाइस? अब तक जो भी एक्सप्लेन किया आई होप वो बहुत ज़्यादा क्लियर है सबको। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स।
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है दैट इज साइबर फ्रॉड और ऑल्सो कॉल्ड एज साइबर चीटिंग। फ्रॉड और चीटिंग क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों को क्या बोला है, जो इंटरनेट फ्रॉड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लाइक कॉल्स आर हैपनिंग इन ई कॉमर्स, बराबर है। मेनी साइबर फ्रॉड्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द विक्टिम्स बिकॉज दे हैव फियर ऑफ लूजिंग पब्लिक ट्रस्ट और इमेज। मतलब बहुत बार ऐसे होते हैं कि साइबर फ्रॉड ई कॉमर्स साइट से होते हैं। अब अगर वो लोग पब्लिक डोमेन में लाएंगे, केस फाइल करेंगे, न्यूज़ में आ जाएगा, उनका बिजनेस का नाम या रेपुटेशन जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। देन उसके आगे क्या बोला है, फ्यू एरियाज वेयर साइबर फ्रॉड्स और चीटिंग टेक प्लेस आर मिस यूजिंग। लाइक मैंने आपको जो जमतारा वाला एग्जांपल दिया, क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉड हो रहे हैं, मिस यूज होते हैं, बराबर है। उसका पासवर्ड, उसका पिन या फिर उसके सीवीवी नंबर्स, बाकी के इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मिस यूज कर रहे हो। उसके बाद में ये हो सकता है कि बोगस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आते हैं। लाइक आप देखो कि बहुत सारे पहले स्टार्टिंग में ऐसे इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स चलते थे जिसमें ये होता था कि अ, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस में जो उसका छोटा भाई जो है उसके इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो बहुत ज़्यादा चलते थे पहले, उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि जो राजस्थान से, एमपी से, बिहार से या वैसे कोई लोकेशन से थोड़े लोग रहेंगे जिनको टारगेट अचीव करना है कि आपको इतने लोगों को पकड़ के लाना है, आप उनके पास से अगर इतना इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे सो आपको वहाँ पे इतना कमीशन मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग कोई ना कोई फॉल्स प्रॉमिस कर करके लोगों के पास से इन्वेस्टमेंट करा ले लेते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सपोज 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है। सो जो लोगों ने पैसा डाला है वो अभी वो पैसा ले नहीं सकते वापस, बिकॉज अगर वो कैंसिल करेंगे पॉलिसी तो पूरा पैसा चले जाएगा। सो अभी कंटिन्यूअसली फोर्सफुली उनको फिर वो 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए कंटिन्यू करना पड़ता है। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रॉड इज स्टेटेड इन सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे जो हम लोग वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना उसके प्रोविजंस हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, हम लोगों का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके प्रोविजंस को हम लोगों ने बोरो किया है। तो सेक्शन 17 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहाँ पे दो पार्टीज के बीच में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा और कोई एक पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करता है तो कैसे हम लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं। वो सेम चीज अभी हम लोग वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में भी फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो फ्रॉड होता है तो फ्रॉड का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। फ्रॉड मतलब एक्ट फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। जैसे अगर मैंने ऑनलाइन कोई एक प्रोडक्ट परचेस किया ना, तो मैं क्लाइंट हूँ, मैं कस्टमर हूँ, और जो मुझे प्रोडक्ट बेच रहा है दैट्स अ मर्चेंट। तो मर्चेंट और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अब मैं जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ ना, सपोज अगर वो मैं प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ फ्रॉम अमेजोन, तो यहाँ पे मेनली जो पार्टी इन्वॉल्व होगा वो पार्टी कौन होगा, द पार्टी गोइंग टू बी अमेजोन एज वेल एज मी, दैट इज अ कस्टमर। बिकॉज उस पे जो अलग अलग शॉप्स वाले, कंपनीज वाले अपने प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, मुझे मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा कंपनी है, वो कौन सा शॉप है, ठीक है। लेकिन मैं किसके भरोसे पे वहाँ पे वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ, विद द ब्रांड नेम ऑफ अमेजोन। तो मेनली मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, मैंने पैसा पे किया है, वो अमेजोन के पास गया है। और अमेजोन फाइनली जब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है, उसका रिटर्न डेट निकल गया, तब तक अगर कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं आया, रिफंड का रिक्वेस्ट नहीं आया, तब जाके फिर वो जो अमाउंट है वो सेटल करके फिर जो मर्चेंट है जिसने वो प्रोडक्ट बेचा था उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देगा। सपोज इट माइट बी वीकली और क्वार्टरली बेसिस, कैसे भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बोला था कि ओके इफ़ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट, आप विद इन 3 days वो प्रोडक्ट को आप वापस रिटर्न कर सकते हो, अपना पैसा रिफंड ले सकते हो। और अगर बाद में जब आपने एक्चुअल में डिमांड किया तो आपको नहीं मिला, दैट्स अ फ्रॉड, बराबर है। सो यहाँ पे क्या बोला है, the party to contract or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract, fraud means and includes any of the following commitments। मतलब सबसे पहले क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, the suggestion as a fact of which it's not true by one who does not believe it to be true। सो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स रखे हैं ऐसे
या बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जो पढ़ के ही मुझे लग रहा है कि नहीं ये प्रोमिसेस हो ही नहीं सकते, ऐसा कुछ आप मुझे रिटर्न में प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हो। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और अ बिलीफ, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, बराबर है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड्यूलेंट। सो अब अगर सपोज मैंने आपके साथ कोई प्रॉमिस कर दिया है लेकिन इंडियन रूल ही वो अलाउ नहीं करता, बराबर है। जैसे अगर मैंने बोला है कि ओके अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन करोगे तो मैं आपको एक बिटकॉइन दूंगा। अब एक बिटकॉइन का प्राइस या हाफ बिटकॉइन दूंगा, हाफ बिटकॉइन का प्राइस इंडियन यूएस करेंसी के हिसाब से $39,000 है। $39,000 मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। सो आप देखो कि अगर मैं आपको ऐसा कुछ प्रॉमिस कर रहा हूँ, इंडिया में आरबीआई ने बिटकॉइन टाइप क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया हुआ है। सो यहाँ पे आप उसको परचेस कर ही नहीं सकते हो। सो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओके मैं आपको बिटकॉइन दूंगा, आप इतना पैसा मुझे पे करो, सो वो क्या हो गया, दैट्स अ फ्रॉड, बराबर है। आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बिकॉज आरबीआई ने ही यहाँ पे बैन किया हुआ है। और अगर आरबीआई ने बैन किया है फिर भी अगर आपने वो परचेस करने का ट्राई किया एंड इफ यू गो एंड फाइल अ केस, तो सबसे पहले तो ये होगा कि जब अगर इंडिया में वो अलाउड नहीं है फिर भी आप उसको परचेस कर रहे हो, तो आप केस भी प्रॉपरली फाइल नहीं कर सकते कि अगर वहाँ यहाँ पे अलाउड नहीं है तो फिर आपने उसको परचेस करने का ट्राई क्यों किया। सो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, बेसिक है। आप अगर एग्जैक्टली अगर हम लोग टर्म देखेंगे ना तो फ्रॉड का मतलब होता है 420, आपने बहुत बार देखा रहेगा। तो आईपीसी सेक्शन जो है वो यहाँ पे हम लोग लाते हैं जिसमें हम लोग इंडिया में चीटिंग को ये स्पेसिफिक टर्म से बताते हैं। और एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों को हम लोग ऐसे चीटिंग कंसिडर करेंगे वो सब आपको मतलब उसका डेफिनेशन ऑफ अ चीटिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 415। तब देखो ऑल फ्रॉड्स कैन बी कंसिडर्ड एज चीटिंग बट इट इज नॉट वाइस वर्सा। याद रखो ऑल फ्रॉड्स कैन बी कंसिडर्ड एज चीटिंग, मतलब किसी ने फ्रॉड किया तो आई कैन से कि वो चीटिंग किया है, लेकिन उसने चीट किया है तो वो उसको हमेशा हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो फ्रॉड ही है, ठीक है। सो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। एंड चीटिंग ऑफेंस इज पॉपुलरली कॉल्ड, मतलब जो भी मोस्ट ऑफ चीटिंग ऑफेंसेस है वो किसके अंदर आते हैं, 420 के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉपुलरली कॉल्ड 420 इन इंडियन चीटिंग इज डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड, मतलब हम लोग बोलते हैं ना 420 है कोई, सो 420 जो है उसको अब इंडियन पीनल कोड में कौन सा नंबर दिया हुआ है, 415। सो हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉड्यूलेंटली और डिसऑनेस्टली induce the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property intentionally, मतलब कोई मैं कोई प्रोडक्ट बेचने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपको ऑनलाइन बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस बता रहा हूँ, आपके बाद में आप जब मुझे पैसा दे रहे हो अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको कोई मैं फ्रूटफुल आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीटिंग के अंदर आएगा, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एक्चुअल में चीटिंग होता है। आपने देखा रहेगा कि बिफोर 5-6 years नौकरी के साइड से या किसी का तो डेटाबेस जो है वो बेसिकली हैक होता है, बहुत सारे लोगों के ईमेल एड्रेसेस होते हैं उस पर, और देर आर सम पार्टी हु क्रिएटेड अ फेक वेबसाइट ऑफ एल एन टी। अब एल एन टी का एक वेबसाइट बना दिया और ये जो लोग थे जिनके ईमेल एड्रेस उनके पास थे उसके ऊपर एक ईमेल जाता है कि ओके यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ इंटरव्यू विच इज शेड्यूल एट सपोज बैंगलोर या सब XYZ प्लेस। अब आप जो है वो सपोज मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो और आपको इंटरव्यू जो अटेंड करना है वो बैंगलोर में करना है, और उसके अंदर ये भी लिखा था कि इफ़ यू वांट टू अटेंड दिस इंटरव्यू रिजर्व योर सीट्स एज अ डिपॉजिट यू सपोज टू पे 10,000 और 15,000 रुपीज़, जिसके बेस के ऊपर विल सेंड यू फ्लाइट टिकट्स एज वेल एज विल बुक योर स्लॉट्स ऑल्सो फॉर इंटरव्यू पर्पज। और once the interview is done, whether you are selected or not selected, the deposit money will be refunded to you, ऐसा एक ईमेल आता है। अब ये ईमेल पढ़ के बहुत सारे लोगों ने जॉब मिलना है और फ्लाइट टिकट्स भी कंपनी प्रोवाइड करेगा और आपको सिर्फ एज अ डिपॉजिट कुछ अमाउंट थोड़े टेम्पररी टाइम के लिए होल्ड करना है। सो इसके बेस के ऊपर उन्होंने क्या किया, ये अमाउंट पे किया। अब एल एन टी का एक फेक वेबसाइट उन्होंने बनाया था
डिफरेंस सिर्फ वेबसाइट पे इतना लगता था कि एल का जो लोगो है वो आपको कलर में दिखता था, यहाँ पे वो ब्लैक एंड वाइट टाइप में था। सो जो लोगों ने ध्यान से देखा नहीं था उनको ये भरोसा नहीं हुआ, मतलब उनको ये पता नहीं चला, उन्होंने पैसे पे कर दिए। अब जब बहुत सारे लोगों ने पैसे पे किए, उनको कोई फ्लाइट टिकट्स नहीं आए और आगे कोई कंफर्मेशन मैसेजेस नहीं आए, तब उन्होंने जाके एल को ऑफिशियली क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। और एल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देन एक नोटिस डाल दिया था कि एल और एनी और अदर कंपनीज दे नेवर आस्क फॉर एनी मनी फॉर इंटरव्यू या फॉर एनी पर्पस। सो अगर कोई भी कंपनी अगर आपको ऐसे कोई पैसे मांगते हैं तो वो अलाउड है ही नहीं, वो जेन्यून कंपनी है ही नहीं। सो दैट्स अ चीटिंग, दैट इज वन एग्जाम्पल जो ये रियल केस हुआ था। अब चीटिंग के क्या क्या मेन पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। अक्यूज मे बी मस्ट हैव इंड्यूस्ड फ्रॉड्यूलेंटली और डिसऑनेस्टली अ पर्सन। डिसीव्ड शुड बी इंड्यूस्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि ओके मैं आपको एक आईफोन जो 1 लाख का है दैट आई एम सेलिंग यू फॉर 20,000 बिकॉज एक कोई सेल चल रहा है या कुछ भी चल रहा है। आप देखो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर भी ये सेम प्रॉब्लम हुआ था। फ्लिपकार्ट का ये सेम केस जो है वो ये न्यूज़ में भी आया था कि उसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स है, सपोज अगर 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, वो उनके प्राइस को 200 रुपीज़ डाल के उसके ऊपर 50% डिस्काउंट दे रहे थे। तो अभी क्या हो गया, 100 का प्रोडक्ट है जिसका मैंने प्राइस बताया 200 रुपीज़, और 200 के ऊपर मैं आपको 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मतलब मैं अगेन ओरिजिनल आपको प्रोडक्ट जो सेल कर रहा हूँ वही प्राइस पे सेल कर रहा हूँ। सो जब उसके ऊपर सर्टन जो उनके जो व्यूअर्स थे, जो कस्टमर्स थे उनके, उन्होंने जब क्लेम किया तो उसके बाद ये न्यूज़ जो है ये जो मेन प्रॉब्लम है ये न्यूज़ पे आया। फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली इसके लिए माफ़ी भी मांगा, अपोलोजाइज़ किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर वापस आपको ऐसा नहीं दिखता है कि वो लोग कोई एक प्रोडक्ट के इतने प्राइसेस बढ़ा के बताते हैं। सो मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है, ये नॉर्मल सिनारियोज है। बहुत बार आप देखो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ये भी मिलता है कि 1 रुपये में ये चीज़, 1 रुपये में ये चीज़ आपको मिलेगा। और जब हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, इतना अगर इतना 1000 का अगर आप शॉपिंग करेंगे तो उसके ऊपर ये वाला प्रोडक्ट आपको 1 रुपये में मिलेगा, है ना। सो अगेन वो क्या हो गया, वो आपको फॉर अ एडवर्टाइजमेंट दे आर शोइंग यू समथिंग। सो वो कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं है और कंप्लीटली राइट भी नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे दिखता है। सो टू अट्रैक्ट द व्यूअर्स, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, वो ऐसे कोई एड्स बनाते हैं। नाउ ये बेसिक पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। आई डोंट थिंक अभी इसमें और डिटेलिंग की ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े ही रहेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है चीटिंग का। क्या दिया है, ए बाई फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन अ सिविल सर्विसेज। मतलब ए नाम का कोई तो पर्सन है, इसने क्या बोला, सिविल सर्विसेज में, मतलब ये बोलेगा कि भाई मैं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हूँ। ये किसको बोल रहा है, ये जेड को बोल रहा है, बराबर है। अब जेड को क्या लगेगा कि हाँ आई एम टॉकिंग टू सम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, बराबर है। और उसके बेस के ऊपर अब ये क्या बोलेगा कि ओके आई एम एन आईएएस ऑफिसर, मैं यहाँ पे आया हूँ कोई एक्सवाइजी पर्पस के लिए, मुझे ऐसा कोई रोड या कुछ बनाना है, यहाँ पे किसी को हेल्प करना है। सो टेम्पररी यू गिव मी 10 लाख रुपीज़, गवर्नमेंट के साइड से जो हम लोग का अमाउंट पेंडिंग है वो आएगा तो मैं आपको वो रीपे कर दूंगा। तो क्या हुआ, जेड ने उसका रेपुटेशन, उसका जो पोस्ट है, उसका जो लेवल है, वो समझ के उसको क्रेडिट दे दिया, बराबर है। लेकिन ए ने क्या किया, चीट किया। सो ए बाय पुटिंग अ काउंटरफेक मार्क ऑन एन आर्टिकल, मतलब उसने क्या किया, एक नकली प्रोडक्ट या नकली कोई कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया, जैसे फेक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सपोज अगर मुझे मैंने बताया कि ओके आई एम एन आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट साइड से हम लोगों को रोड बनाना है तो इतना मटेरियल की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोगों को इतना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। सो फॉर नाउ यू प्रोवाइड मी दिस मच अमाउंट। मैंने एक फेक गवर्नमेंट नोटिस या फेक एक गवर्नमेंट चेक लेके जाके उनको दिया और उसके अगेंस्ट मैंने पैसा ले लिया। अब जब अगर इतना बड़ा ऑफिसर आता है तो कोई जो पर्सन्स होते हैं ना वो थोड़े डर जाते हैं, थोड़े
ये उनको लगता है कि नहीं, मैं इनसे अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर आंसर अगर करूँगा, ज़्यादा अगर वेरिफिकेशन करूँगा, दे माइट गेट ऑफेंडेड। सो वो अपना रूल्स या ड्यूटी जो है वो ज़्यादा प्रॉपरली नहीं करते और बहुत इजीली पैसा दे देते हैं। ये दिल्ली में, बिहार साइड पे बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिलते हैं। सो क्या हुआ, इंटेंशनली ए ने जेड को ये बिलीव करा दिया कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उसको आपको जो पैसा पे करना है उसके लिए हम लोगों ने कुछ पे अमाउंट जो है वो जेड के पास से लिया है, जो मैं आगे पे करूँगा, है ना। और उसके लिए उन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बताए, फेक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बताया, बराबर है। नाउ ए बाय टेंडरिंग इन पेमेंट फॉर एन आर्टिकल बिल ऑन अ हाउस with which A keeps no money and by which A expect that the bill will be dishonored, intentionally deceive Z and thereby dishonestly induce Z to deliver the article. सो ऐसे आपने किसी को, दूसरे पर्सन को चीट किया कि आपने बताया उसको कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, आप मुझे इतना अमाउंट दे दो या इतना कोई प्रोडक्ट दे दो, है ना। ऐसे होता है। सो ये आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, आप ये पूरा एग्जांपल ध्यान से पढ़ लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा। ये रियल केसेस हुए हैं ऐसे, उसी के ऊपर ये पूरा आपको एक स्टोरी दिया हुआ है। सो क्या हुआ, ए ने खुद को एक सिविल सर्वेंट सर्विस ऑफिसर बताया, सिविल सर्वेंट बताया, IAS IPS ऑफिसर, IFS ऑफिसर या और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड अपॉइंटेड ऑफिसर है जो कोई एक वेरिफिकेशन के लिए आया है। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके मैं कॉलेज में गया हूँ, कोई वेरिफिकेशन के लिए गया हूँ, मैं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मांगता हूँ, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आपके अकाउंट्स में इतना प्रॉब्लम है, सो इतना आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। आप वो स्पेशल 26 जो देखा था ना, वैसा आप केस पकड़ सकते हो। सो पनिशमेंट क्या रहेंगे, पनिशमेंट फॉर सैंपल चीटिंग इज इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर और अ फाइन, या दोनों हो सकते हैं। सो अब देखो, जेल होगा 1 साल का या फाइन हो सकता है। सो फाइन कितना होगा, 1 लाख 2 लाख इतना फाइन होगा। अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है तो यहाँ पे क्या बोला, इफ एनी पर्सन इज डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन देन द पनिशमेंट फॉर दैट पर्सन इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच कैन बी एक्सटेंडेड। कैन बी मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है 7 साल और उसके साथ में कुछ फाइन हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सो वी हैव वेरी लेस स्कोप फॉर सम टफ परमिशंस, ठीक है। सो आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा टफ परमिशंस नहीं मिलते हैं इसके साथ में। सो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर लॉ या साइबर रूल्स। वायरस, अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। सो वायरस ऑन द इंटरनेट, वायरस ऑन इंटरनेट अगर आप देखेंगे, सो वायरस क्या होता है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। वायरस मीन्स एनी कंप्यूटर इंट्रूजन इंफॉर्मेशन डेटा और अ प्रोग्राम दैट डिस्ट्रॉयज डैमेज। तो आपके कंप्यूटर में अगर वो एंटर हो गया तो आपके कंप्यूटर को वो डैमेज कर सकता है। लाइक हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, एक आई लव यू टाइप का वायरस जो एज अ ईमेल आपको आता था, और वेन एवर यू क्लिक ऑन दैट ईमेल आपके कंप्यूटर में एक बैच फाइल इंस्टॉल हो जाता था जो आपके कंप्यूटर के कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइल्स को डैमेज करता था। सो ये दैट इज़ अ वायरस जो आपके कंप्यूटर में आ सकता है। आपके कंप्यूटर का कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के बाहर भेज सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है वो आपके कंप्यूटर में जो है उसको वो डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है, बराबर है। दैट इज अ कंप्यूटर वायरस। सेक्शन 43 जो है उसके अंदर कंप्यूटर वायरस का डेफिनेशन दिया हुआ है। सो आपको ये वाले सेक्शंस जो है वो याद रखना है। आईटी एक्ट सेक्शन 43 क्या बोला है, एक्सप्लेनेशन इज गिवन ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। नाउ डैमेज का मतलब क्या होता है, डैमेज का मतलब है कि कोई एक डॉक्यूमेंट, कुछ डेटा जो है वो या तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो कंप्यूटर पे ऑल्टर हो गया, डिलीट हो गया, या उस पर आपने कोई एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, या उसका सीक्वेंस रीअरेंज कर दिया। जैसे आप देखो कि अगर सपोज एक यूनिवर्सिटी है तो उसके सीट नंबर्स आपने सेम रखे, लेकिन उसके सीट नंबर के सामने जो स्टूडेंट्स के नाम है वो आपने रीअरेंज कर दिए। तो क्या हो गया कि मेरा सीट नंबर के सामने किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम आ गया, तो अभी एग्जाम वो देगा, रिजल्ट मेरे नाम पे निकलेगा, मैं एग्जाम दूंगा, मेरा रिजल्ट किसी तीसरे के नाम पे निकलेगा। सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट। सो वो डैमेज हो गया। कंप्यूटर कंटामिनेट करना मतलब कंप्यूटर को खराब करना।
जिससे क्या होगा, कंप्यूटर खराब करने का मतलब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को आपने स्लो डाउन कर दिया। जैसे आपने देखा रहेगा जो हम लोग डॉस अटैक बोलते हैं, मतलब आप कंप्यूटर जो सर्वर जो है, सर्वर के ऊपर आप इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देंगे या इतने डमी रिक्वेस्ट आप भेजेंगे जिससे सर्वर जो है वो स्लो हो जाएगा। सो काम के कुछ जो टास्क है या रिक्वेस्ट है वो उसको इजीली प्रोसेस नहीं कर पाएगा, एंड एज अ रिजल्ट पूरा कंप्यूटर डाउन हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आप देखो कि अगर गूगल है, गूगल का सर्वर अगर रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि वो सिर्फ अगर हाफ एन आवर के लिए डाउन गया ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस हो गया उनके बिजनेसेस को। सो अगर आप देखो कि ऐसे बड़े सर्वर्स को अगर आप डाउन कर देते हो फॉर 1 आवर 2 आवर, तो उनको हज़ारों डॉलर का लॉस हो सकता है। और वैसे अगर सारे बिजनेसेस का अगर हम लोग लॉस पकड़ेंगे ना, तो बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो सकता है अगर 1 2 घंटा 3 घंटे के लिए अगर हम लोगों ने ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर्स डाउन कर दिए तो। Penalty and compensation: if any person without permission of the owner or any other person who is in charge मतलब अगर कॉलेज में अगर आप देखेंगे लैब इंचार्ज होता है, तो उसके परमिशन के बिना आपने कॉलेज लैब कंप्यूटर अगर एक्सेस किया, या फिर किसी का पर्सनल कंप्यूटर है जो आपने वो ओनर जो है उसको पूछे बिना अगर एक्सेस किया, बराबर है, कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क, और कॉज टू बी इंड्यूस्ड एनी कंप्यूटर कंटामिनेट, मतलब आपने वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया उसके कंप्यूटर पे, तो आपने इन शॉर्ट आपने क्या किया, उसको डैमेज किया। सो वो टाइम पे क्या होगा, जो भी पर्सन ने ये किया है ही इज लाइबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपेंसेशन, और ये जो कंपेंसेशन इज नॉट एक्सीडिंग ₹1 crore टू अ पर्सन अफेक्टेड। 1 crore वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, कंपेंसेशन हो गया ये। और वो इतना बड़ा अमाउंट के लिए आपको बताना पड़ेगा, आपका केस इतना स्ट्रांग होना चाहिए। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो पर्सन ने किया है वो अगर पे कर सके तो इतना मिलेगा, ठीक है। अगर वो पे ही नहीं कर सकता तो आप उसका घर नहीं बेच सकते, बिकॉज अगर आप घर बेचेंगे तो जो पनिशमेंट जो पर्सन ने किया उसके साथ में आप उसके फैमिली मेंबर्स को भी पनिश कर रहे हैं, सो वो पॉसिबल नहीं होगा। इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉड्यूलेंटली डज एनी एक्ट रेफर टू इन सेक्शन 43C, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़े सब, ये शैल बी, मतलब कंपलसरी यही प्रोविजंस के हिसाब से ये शैल बी पनिशेबल with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine may extend to 5 lakhs, ठीक है, अंडर सेक्शन 66। मतलब हैकिंग वाला पार्ट आ गया, तो फाइन कितना होगा आपको, 5 लाख तक का हो सकता है। पनिशमेंट जेल कितना हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। सो ये सब हम लोग फैक्टर्स जो है वो अगर चेक करेंगे और उसके बेस के ऊपर हम लोग कोई पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, उसके पास से कंपेंसेशन मांग सकते हैं फॉर डैमेजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, प्लांटिंग अ वायरस, और ट्राइंग टू अटेम्प्ट सम क्रिमिनल ऑफेंस ऑन दैट स्पेसिफिक पर्सन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मिसचीफ बोलेंगे इसको हम लोग। मिसचीफ में क्या बोला आपको, मिसचीफ किसके अंदर आएगा, आर्टिकल 425 के अंदर आएगा मिसचीफ, ओके 425। आई थिंक यहाँ से जो है ना मिसचीफ वाला जो पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं साथ में। आज मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, मिसचीफ वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ठीक है। आज यहाँ तक ही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो।